नमस्ते, लल्लन टॉप देख रहे हैं आप और तारीख है 11 सितंबर 2025। आज बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल, जिसे हम अक्सर शांत पहाड़ियों, मंदिरों और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जानते हैं, लेकिन इस शांति के पीछे कभी कभी एक अशांति की लहर भी उठती है, जिसे हम दंगा कहते हैं। दंगा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भीड़, आग, पत्थरबाजी, नफरत, चीख पुकार। ये एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिसमें लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं होता, बल्कि एक पूरे समूह का गुस्सा होता है जो सड़कों पर फूट पड़ता है और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ देता है। तो सवाल ये उठता है कि दंगा आखिर होता क्या है? सीधी सरल भाषा में कहें तो जब लोगों का एक बड़ा समूह किसी भी वजह से, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, जातीय, हिंसक हो जाता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो उसे दंगा कहते हैं। ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि समाज के ताने बाने पर एक गहरा घाव है। ये वो स्थिति है जब पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है और सालों का भाईचारा मिनटों में खाक हो जाता है। इसलिए ये हमारे और आपके लिए, यानी आम आदमी के लिए, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि दंगों की आग में सबसे ज्यादा आम आदमी का ही घर जलता है। नेपाल के संदर्भ में ये बात और भी जरूरी हो जाती है। वहां की विविधता ही उसकी खूबसूरती है, लेकिन कई बार यही विविधता तनाव का कारण भी बन जाती है। हम आज इसी की पड़ताल करेंगे। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर पहलू को कुरेदेंगे। नेपाल में दंगों की कहानी कोई नई नहीं है। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना और घुमावदार है। अगर हम पन्ने पलटकर देखें तो हमें कई ऐसे मौके मिलेंगे जब नेपाल की सड़कें गुस्से और हिंसा से सुलग उठी। शुरुआत से ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था, जहां राजशाही थी। राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। उस दौर में ज्यादातर चीजें शांत दिखती थीं, लेकिन सतह के नीचे जातीय और भाषाई तनाव हमेशा मौजूद रहा। असली उबाल तब आया जब लोकतंत्र की मांग उठने लगी। 1990 का जन आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वो दौर था जब लोग राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के हक में सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि ये आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक था, लेकिन इसमें भी कई बार हिंसा और झड़पें हुई। इसके बाद माओवादी आंदोलन का दौर आया। माओवादियों ने जनयुद्ध का ऐलान कर दिया। ये एक दशक लंबा सशस्त्र संघर्ष था, जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। इस दौरान हजारों लोग मारे गए। ये सीधे तौर पर दंगा नहीं था, लेकिन इसने समाज को बुरी तरह बांट दिया। गांवों और शहरों में अमीर और गरीब के बीच और राज्य और नागरिकों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी, जो आज भी कहीं न कहीं दिखती है। 2001 में हुआ शाही हत्याकांड एक और बड़ी घटना थी, जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। राजा बीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या के बाद देश में अविश्वास और अनिश्चितता का माहौल बन गया। इसके बाद जब राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता अपने हाथ में ली, तो लोकतंत्र समर्थक फिर से सड़कों पर उतर आए। 2006 का दूसरा जन आंदोलन इसी का नतीजा था। इस आंदोलन ने आखिरकार राजशाही को खत्म कर दिया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन यह बदलाव भी आसानी से नहीं आया। इस दौरान भी कई हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें कई लोगों की जानें गईं। अब बात करते हैं धर्म की। नेपाल की पहचान सदियों से एक सहिष्णु देश की रही है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म साथ साथ फलते फूलते रहे हैं। काठमांडू घाटी में मंदिर और स्तूप अगल बगल। लोग पशुपतिनाथ के भी दर्शन करते हैं, स्वयंभूनाथ भी जाते हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में धार्मिक सौहार्द में दरारें दिखीं। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा या दंगे का पैटर्न थोड़ा अलग है। ये अक्सर किसी छोटी घटना से शुरू होता है, या अफवाह से, या सोशल मीडिया पर फैली किसी भड़काऊ पोस्ट से। फिर देखते ही देखते ये आस्था की लड़ाई बन जाती है। इसका एक उदाहरण हमें नेपाल के कुछ दक्षिणी शहरों में दिखा। कभी कभी दो अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों के बीच प्रेम संबंध को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। एक पक्ष इसे लव जिहाद कहता है, दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत आजादी बताता है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखी जाती हैं, पुराने वीडियो वायरल होते हैं और झूठी खबरें फैलती हैं। इसके से दोनों समुदायों के बीच शक और नफरत बढ़ती है। फिर किसी दिन एक छोटी सी झड़प होती है और वो बड़े दंगे का रूप ले लेती है, जिसमें पत्थरबाजी होती है और आगजनी भी होती है। एक और कारण है धर्म परिवर्तन का मुद्दा। नेपाल में कुछ ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं देती हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि इन सेवाओं की आड़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसे लेकर भी तनाव पैदा हुआ है। दूसरी तरफ नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा है और गौ हत्या पर कानूनी पाबंदी है, लेकिन गौ मानस या पशु तस्करी की अफवाहें फैलती हैं। ये अफवाहें भी तनाव को हवा दे देती हैं। लेकिन कुछ संगठन और नेता
धर्म को हथियार बनाते हैं। वे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में यह और भी आसान हो गया है। एक झूठी खबर या एडिटेड वीडियो मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है और माहौल जहरीला बना देता है। नेपाल की विविधता सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि जातीय और सांस्कृतिक भी है। पहाड़ी समुदाय, मधेसी समुदाय, जनजाति समुदाय सदियों से सत्ता का केंद्र पहाड़ी समुदाय रहा है, खासकर बाहुन और क्षेत्रीय। सेना, पुलिस, प्रशासन, राजनीति में उनका दबदबा। मधेसी और जनजाति समुदायों को भेदभाव की शिकायत रही। ये पहचान की लड़ाई तब और तेज हुई जब नया संविधान बन रहा था। मधेसी मांगे, तराई में मधेसी बहुल राज्य बने ताकि शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जब संविधान का ड्राफ्ट आया तो उन्हें लगा उनकी मांगें अनसुना कर दी गईं। उन्हें लगा पहाड़ी नेताओं ने नक्शा बनाया जिससे मधेसी अल्पसंख्यक रहे। 2015 में मधेसी आंदोलन शुरू हुआ, एक बड़ा और हिंसक आंदोलन। पहाड़ी बनाम मधेसी का नैरेटिव मजबूत हुआ। पहाड़ी मीडिया और नेताओं ने कहा, भारत का एजेंट, देशद्रोही। मधेसी नेताओं ने आरोप लगाया, रंगभेद, आंतरिक उपनिवेशवाद इस दरार का नतीजा। समाज बुरी तरह बंट गया। कई जगह हिंसक झड़पें हुईं, पुलिस कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों की मौतें हुईं, गुस्सा भड़का। ये दंगे दिखाते हैं कि जब किसी समुदाय को लगे कि उसकी पहचान और हक कुचला जा रहा है तो वो हिंसक प्रतिक्रिया दे सकता है। जनजाति समुदायों की भी अपनी शिकायतें हैं। वे चाहते हैं उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी जमीन पर अधिकारों की मान्यता। कुल मिलाकर नेपाल में जातीय दंगे अक्सर जुड़े होते हैं, पहचान, सम्मान और संसाधनों पर हक की लड़ाई। अब आते हैं उस वजह पर जो अक्सर हर दंगे की आग में घी डालने का काम करती है, और वो है राजनीति। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता किसी से छिपी नहीं है। पिछले 1-1.5 दशक में वहां दर्जनों सरकारें बनी और गिरी। जब सरकारें स्थिर नहीं होती, नेताओं की कुर्सी बचाने की चिंता, वे देश की बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते। वे सत्ता में बने रहने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं और कई बार ये शॉर्टकट समाज को बांटने वाला होता है। नेता जातीय समूहों को लुभाने के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। नेता धार्मिक समूहों को लुभाने के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। सोचिए, एक नेता अपनी चुनावी रैली में कहता है कि फलां समुदाय हमारे हक छीन रहा है, अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ऐसा भाषण सुनकर समुदाय में डर और गुस्सा होता है। उन्हें लगने लगता है कि दूसरा समुदाय उनका दुश्मन है। फिर जब कोई छोटी सी घटना होती है तो यही गुस्सा दंगे के रूप में बाहर निकलता है। नेता समाज में जहर घोलते हैं और आम लोग लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। यह पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला नेपाल में भी खूब इस्तेमाल होता है। सत्ता का संघर्ष पार्टियों के बीच होता है, बल्कि एक ही पार्टी के भीतर भी है। बड़ी पार्टियों में नेताओं के अपने अपने गुट हैं। हर गुट दूसरे को कमजोर करके आगे बढ़ना चाहता है। वे ऐसे मुद्दे हवा देते हैं जो समाज में तनाव फैलाते हैं। मिसाल के लिए, अगर सरकार कोई समुदाय हित कानून लाना चाहे, विपक्षी नेता लोगों को भड़काते हैं, सरकार के दूसरे गुट भी लोगों को भड़काते हैं। उनका मकसद सरकार को कमजोर करना होता है, लेकिन इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता में पुलिस और प्रशासन भी कमजोर होते हैं। वे ठीक से काम नहीं कर पाते। वे किसी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से डरते हैं। दंगाइयों को पता है कि उन्हें बचाने वाले नेता मौजूद हैं। अगर पुलिस मजबूत हो और दंगाइयों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, दंगे ज्यादा नहीं फैलते। लेकिन राजनीतिक संरक्षण की वजह से दंगाई अक्सर बच निकलते हैं, जिससे उनका हौसला और बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि इस आग को बुझाया कैसे जाए? क्या नेपाल हमेशा इसी तरह दंगों और तनाव की आग में झुलसता रहेगा, या फिर कोई रास्ता है? रास्ता है। उस रास्ते पर सरकार को मिलकर चलना होगा, और जनता को भी। सबसे पहले सरकार की बात। सरकार को राजनीतिक स्थिरता लानी होगी। जब तक सरकारें आती जाती रहेंगी, ठोस नीति नहीं बनेगी। नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वोट बैंक के लिए बांटने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। कानून का राज स्थापित करना होगा। दंगा करने वाला चाहे किसी भी धर्म हो, कोई रियायत नहीं। चाहे किसी भी जाति हो, कोई रियायत नहीं। चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई रियायत नहीं। पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव के काम करने की आजादी मिले। दंगों के मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। दोषियों को जल्दी सजा मिले। इससे दंगाइयों को डर लगेगा। सरकार को सोशल मीडिया की अफवाहों पर लगाम लगानी होगी। इसके लिए एक मजबूत साइबर सेल चाहिए। अब जनता की बात। समाज को जोड़ने का असली काम समाज के लोगों का है। हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा। सोशल मीडिया की खबरों की सच्चाई जांचें।
किसी नेता या संगठन के भड़काने पर नहीं आना है। दंगों में आम लोग ही हानि उठाते हैं। अपने बच्चों को स्कूलों में सम्मान सिखाएं, घरों में भी यही सिखाएं। नेपाल की विविधता उसकी ताकत है। समुदायों के बीच बातचीत बढ़ाएं, त्योहारों में एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों। जब ताना बाना मजबूत होगा, कोई बाहरी ताकत इसे तोड़ नहीं पाएगी। नेपाल ने मुश्किलें देखी और मजबूत होकर उभरा। उम्मीद है लोग नफरत हराकर शांति और तरक्की की राह पर बढ़ेंगे।